नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मनाई गई ईद। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा कर कोरोना से निजात की मांगी दुआ। प्रकृति का प्रकोप, धरती पर बरस रही अनेकों आफत। अब टिड्डियों का हमला बन सकता है बड़ी मुसीबत। महामारी के साथ चिलचिलाती धूप व गर्मी ने व्यापारियों को किया हलाकान। और समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरी टोला में मिली महिला की लाश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। ईद पर्व पर रहा लॉकडाउन का असर। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अता कर कोरोना से निजात पाने मांगी दुआ। इस वर्ष कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की वजह से सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों के साथ साथ खास पर्वों पर होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तारतम्य में धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले ईद पर्व पर भी खास रौनक नहीं दिखाई दी। वहीं मुस्लिम भाइयों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज अदा करते हुए कोरोना से निजात दिलाए जाने की दुआ मांगी। मस्जिदों में मात्र 5 लोग नमाज अदा किए, वहीं सभी लोगों ने अपने अपने घरों में इबादत की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए जहां लोग पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं, वहीं त्योहारों को सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। इसी कड़ी में लॉकडाउन की वजह से रमज़ान के पाक महीने में मुस्लिम भाइयों ने पूरे एहतियात के साथ अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। इसके साथ ही ईद के पावन पर्व पर भी शासन प्रशासन के नियमों के मुताबिक लोगों ने मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। वहीं अधिकतर लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा करते हुए अल्लाह से इस महामारी से निजात दिलाए जाने की दुआ मांगी है। जी हाँ, जैसा कि सभी को मालूम है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। हमारा मुल्क भी उन्हीं में से है और ये हालत ऐसी है, वक्त ऐसा है कि जिसमें सभी लोगों को, मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोगों को मिलजुल कर इस बीमारी से हमको न सिर्फ लड़ना है बल्कि पूरे मुल्क की हिफाजत भी करनी है। उसी पहली बार ऐसा हुआ होगा। उसी दरमियान में रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा है। सभी लोग अपने घरों में मस्जिदों को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, मस्जिदों में तरावी नहीं हो रही है, जुमा नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने घरों में ही लोग कर रहे हैं। ईद का जैसा त्यौहार एक सबसे बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार में भी आज लोग अपने घरों में ही नमाज़ अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार पब्लिक यहाँ ईदगाह में नमाज़ अदा करती थी, लेकिन आज सिर्फ 5 लोगों के साथ नमाज़ पढ़ाई गई है और नमाज़ पढ़ी गई है, वो भी मस्जिद को आबाद रखने की नीयत से, मस्जिद वीरान न हो। तो सब लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी लोगों को। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि शासन प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें। जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं उनके लिए भी दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क से भी और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म हो जाए और इससे हम सबको निजात मिल जाए। सभी मस्जिदों में आज इसी तरीके से जितनी भी मस्जिदें हैं, बल्कि हिंदुस्तान कह लें, और यहाँ हमारे रीवा ज़िले में हमारी कमेटी की तरफ से भी और मैंने अपनी तरफ से भी ये गाइडलाइन और शासन प्रशासन का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसी के मुताबिक सभी मस्जिदों में इमाम के साथ सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज़ अदा की है। वही लोग नमाज़ अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज़ पढ़ेंगे। प्रकृति का प्रकोप, धरती पर बरसती आफत। टिड्डियों का हमला बन सकता है बड़ी मुसीबत। जहां एक ओर पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ टिड्डियों के हमले से खेत में खड़ी फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी आफत बरसना शुरू हो गई है। इस आफत ने प्रदेश के कई जिलों में दस्तक दे दी है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक टिड्डी दल का बड़ा पड़ाव पन्ना होते हुए नागांव तक आ पहुंचा है। हवा के रुख को देखकर सफ़र तय करने वाला ये टिड्डी दल शायद रीवा में भी अपनी आमद दर्ज करा दे। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो शासन प्रशासन का अलर्ट होना बेहद ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में टिड्डी दलों का हमला 1930 से शुरू हो गया था। ज़्यादातर इसका प्रकोप रेगिस्तानी पठारों में होता है। समय समय पर अपनी भूख को लेकर टिड्डी दल किसी भी इलाकों की तरह रुख करने से गुरेज नहीं करते। इन्हीं हालातों के चलते टिड्डी दल ने अब मध्य प्रदेश को अपनी जद में लिया है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार के मुताबिक टिड्डी दल की 4 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रकोप पाकिस्तान से सटे राजस्थान के एरिया में होता है। ऐसा माना जाता है कि टिड्डी दल का हमला बढ़ते तापमान के कारण
रेगिस्तानी इलाकों में भोजन न मिलने के चलते यह दल पलायन को मजबूर होता है, जिसकी वजह साफ दिखाई पड़ती है कि टिड्डी दल ने हरे भरे प्रदेशों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। टिड्डी दल जो है एक एक प्रकार का जो है कीट है और इसको हम लोग रेगिस्तानी जो है टिड्डी कहते हैं, चूँकि 4 प्रकार के जो है टिड्डियाँ अपने हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तो जो 2-3 हैं वो जो है सामाजिक टाइप की हैं, अपने जो फसलों वगैरह में लगती हैं। और ये क्या है, ये थोड़ा से ग्रेगेरियस टाइप की है, मतलब झुंड में चलती है, दल में चलती है। तो इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, जो प्रजनन का जगह है, वो पाकिस्तान और राजस्थान का बॉर्डर है, जो हमारी बालू वाली जो ज़मीनें हैं, डिजर्ट एरिया है, तो उसमें होता है। जब इनकी संख्या जो है एक तय सीमा से जो है ज़्यादा हो जाती है तो एक झुंड बना के वहाँ से निकल लेते हैं। और जैसे अभी आजकल जो चल रहा है, पिछले 1.5-2 महीने से ये चल रहा है, वो पाकिस्तान में था इसका प्रकोप, फिर राजस्थान में आया, राजस्थान से भी कुछ हमारे टिड्डी दल वहाँ से निकले। तो इनके जो है 4-5 जो है दल चल रहे हैं, जो अपने राजस्थान में काफ़ी तबाही मचाते हुए, गुजरात का कुछ एरिया लेते हुए और इधर कुछ जो है हरियाणा और पंजाब का एरिया लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका जैसे पश्चिम से जो हवा चलती है, पश्चिम वाली हवा, तो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 10-12 रोज़ से जो है इनकी जो गुजरात और क्या कहते हैं राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहाँ से जो 2-3 दल हैं वहाँ से चल रहे हैं कुछ, जिसमें कि आपका ये है देवास है, नीमच है और मंदसौर है, और उधर के एरिया है बैतूल है, हरदा है। तो वहाँ पे इनका प्रकोप हुआ है और अभी तक जैसे पता चला है कल तक कि रायसेन तक जो है टिड्डी दल पहुँच गया है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा जो है इसको संज्ञान में लेते हुए आज से 1 हफ्ता पहले ही इसके विषय में अपने विभिन्न केंद्रों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आप लोग अपने लेवल पे कृषि विभाग से मिलकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दें कि उसमें क्या करना है। तो इसमें देखा गया कि एक दल जो दतिया और इधर से बुंदेलखंड में आया, झांसी होते हुए, टीकमगढ़, महोबा होते हुए, और 2 दिन पहले छतरपुर में एंट्री किया जो है परसों के समय जो है, और कल निकल के पन्ना की तरफ आया और पन्ना में रहा। आज सुबह पन्ना से लगभग 9 से 11 के बीच में रहा, 11 बजे के आसपास पन्ना से सतना की तरफ निकला जो है। तो जैसा अभी 1:30-2 बजे पता चला जो है वहाँ से पन्ना से किसानों के द्वारा कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो नागौद एरिया में वो पहुँच चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि आज रात्रि का विश्राम हो सकता है उचेहरा में करें। और जैसा वहाँ के किसान बता रहे हैं कि वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये स्थिति कल सुबह पता चलेगी कि ये किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। चूँकि इनका क्या है, प्रवास शाम के समय 6 से और 8 के बीच में जो है किसी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, और वहाँ जो भी फसलें हैं, चाहे अपनी खाने वाली फसलें हों, चाहे अकृषि वाली हों, जो खेती के अलावा जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, तो उसमें इनको ये भारी नुकसान पहुँचाते हैं। पूरी फसल की फसल जो है चट कर जाते हैं। तो इनके 2-3 तरीके हैं कि जैसे किसान भाई आवाज़ से ये भागते हैं, तो उसमें जैसे थाली बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, या डीजे वगैरह बजा रहे हैं, या कुछ तेज़ ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, या प्रकाश प्रपंच जिसको हम लोग लाइट ट्रैप कहते हैं, उसका भी प्रयोग करके हम उनको मार सकते हैं। और जो किसान भाई जैसे अपना खेत बिना जुते छोड़े हैं, तो उसको कल्टीवेटर या रोटावेटर की सहायता से जो है अगर जुताई कर दें, तो अगर माले आते भी हैं, बैठते हैं, तो अपना अंडा वहाँ देंगे। अगर बाई चांस देते भी हैं तो ये जो 45-50 डिग्री टेम्परेचर हमारा चल रहा है, तो उसमें उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे, जो कि अगली फसलों के लिए हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। इसके अलावा टिड्डी दल 10 से 12 किलोमीटर की प्रति घंटे औसत उड़ान भरता है। टिड्डी दल सुबह होते ही उड़ान भरते हैं और रात्रि को आराम के लिए जिन जगहों पर पहुंचते हैं, वहां की फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी तहस नहस कर बर्बाद कर देते हैं। टिड्डी दल में सबसे छोटा ग्रुप तकरीबन 1.5 करोड़ की संख्या में होता है, वहीं इसके दल की अधिकतम संख्या 8 करोड़ तक आकी जाती है। इसका हुजूम जब चलता है तो 1 से 7 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करता है।
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकोप को लेकर बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। इससे बचाव के लिए फसलों क्लोरोफेरीफास 20%, लेंड्रासाइलोथ्रीन 10% व 5% आदि दवाओं का छिड़काव किया जाता है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे ढोल, नगाड़े, सायरन, डीजे आदि यंत्रों से तेज आवाज़ का उपयोग करके इन्हें भगाया जाता है। जानकारी के मुताबिक टिड्डी दल ने पन्ना जिले के रिहायशी इलाकों में भी आतंक मचाया हुआ है, जहां लगे पेड़ पौधों को देखते ही देखते चट कर गए। ऐसा माना जा रहा है कि टिड्डी दल रीवा के समीप नागांव सतना होते हुए तेजी से रीवा की ओर बढ़ रहा है। टिड्डी दल के हमले से बचाव को लेकर कृषि वैज्ञानिक एवं नगर निगम अमले को मुस्तैदी से तैयार रहना पड़ेगा, ताकि फसलों एवं शहर को इस आफत से बचाया जा सके। कुछ रासायनिक दवाओं का भी जो है किसान भाई चाहें तो उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मैलाथियान 50 EC, क्लोरपारीफास 20 EC की जो है 1200 मिलीमीटर मात्रा 500 लीटर पानी मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और लेंडासाइलोथ्रीन 5% का लिक्विड में आता है, इसकी जो है 400 ml मात्रा 1 हेक्टेयर मतलब 500 लीटर पानी में मिलाकर इसका भी छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। अब इसका उपयुक्त समय क्या है कि जैसे आपके एरिया में क्षेत्र में टिड्डी दल आ गया है तो आप छिड़काव का जो उपयुक्त समय है वो रात को 11 बजे से 5 बजे का है। दवा का आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, थाली बजाना, नगाड़ा बजाना, जैसे इसके लिए बताया गया कि भोर का समय उपयुक्त होता है, उनका निकलने का समय जब होता है तो उस समय भगाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा कहना है कि जब आपके एरिया में, और हर आदमी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो अपने तरफ से क्या एफर्ट ले रहा है। आपके यहाँ आ गया तो आप लग के उसको भगाइए। जो बगल वाले के घर में है, गांव में है, तो वह मतलब पूरा समन्वित अप्रोच जो है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। सब लोग मिल के अगर करेंगे तो निश्चित है कि ये केवल आवाज़ करने से भी वो आपके एरिया से बाहर निकल सकता है। इसी तरह सब लोग करते रहेंगे तो अपना आगे बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा, अगर मान लीजिए इनकी चूँकि संख्या अगर ज़्यादा है तो ये पश्चिम से पूर्व तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम अभी इनके अनुकूल है, मतलब इसमें ज़्यादा तापमान और ज़्यादा आर्द्रता रहने पे इनका जो है फैलाव ज़्यादा होता है। तो हो सकता है अगर इस तरह बढ़ते हुए कहीं न कहीं इनका जाके ब्रेक होगा, कुछ मरते भी जा रहे हैं, कुछ लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो एक समय आएगा ये अपने आप ये समाप्त हो जाएंगे। सबसे अहम व चौंकाने वाली बात यह है कि टिड्डियां नमी वाली जगहों में अंडे देती हैं। इससे बड़ी बात यह है कि ज़मीन की सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे ये अंडे दे देती हैं, जहां तकरीबन महीनों तक इनके प्रजनन की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान अपने खेतों की गहरी जुताई कराएं, जिससे इनके नष्ट होने की प्रबल संभावनाएं बनती है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें टिड्डी दल अमरपाटन होते हुए सतना जिले के कई गांवों से होता हुआ रामपुर, बघेलान, कृष्णगढ़ तरफ बढ़ा है। यहाँ के बाद से यह दल बेला की तरफ तेजी से बढ़ा और ऐसा माना जा रहा है कि रीवा के गोविंदगढ़ इलाके का अनुकूल वातावरण होने की वजह से टिड्डी दल वहीं का रुख कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। जो अभी नुकसान ही करेंगे वही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार जो है आप थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है कि आप अलर्ट रहिए, तैयार रहिए। आपको अगर समझ में आया कि आ गए हैं, आपके एरिया से निकल रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आपके एरिया से निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे। शाम होगा और जिस एरिया में पहुँचेंगे वहाँ वो विश्राम करेंगे, और रात भर अगर वो विश्राम किए तो रात भर में वो फसलों का या जो भी फसल के अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हरी चीज़ें हैं, वो सबको जो है छत पहुंचाएंगे जो है। तो इसलिए इसमें चूँकि एक आप यही कर सकते हैं कि आप अलर्ट होकर, सबसे ज़्यादा उपाय हमारे समझ में आता है कि आप आवाज़ करिए। किसी तरह से आवाज़ होनी चाहिए। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपके घर में है या खेत में आपको समझ में आता है तो उसका साइलेंसर निकाल दीजिए, तेज़ आवाज़ करिए, उससे भी भागेंगे। नहीं तो मोटरसाइकिल साइलेंसर निकाल लीजिए, उससे आवाज़ करिए, उससे भागेंगे। बाकी जो देसी विधि में है, थाली वगैरह है, नगाड़ा वगैरह है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है इस तात्कालिक जो इस तरह का टिड्डी दल का प्रकोप मतलब होने वाला है या हो सकता है, तो इस तरह उससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये अभी हमने बताया ना कि ये आप ये मान के चलिए कि आप पता करते रहिए, जानकारी लेते रहिए, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र रीवा
है जो कृषि महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत कार्य करता है, या हमारे कृषि विभाग के जो आपके गांव के आरआईओ वगैरह हैं, एसएडीओ हैं, आत्मा में एटीएम बीटीएम हैं, या डिप्टी डायरेक्टर की कचर हैं, जॉइंट डायरेक्टर की कचर हैं, जिसका जहाँ जो संपर्क हो वो उनसे जानकारी लेते रहें कि क्या स्थिति बन रही है। कि नौगांव में है तो नौगांव से ये माना जा रहा है कुचेहरा तक पहुँचेगा शाम तक, फिर उसके आगे क्या स्थिति है। तो जब आपको जानकारी रहेगी तो आप उससे लाभ ले सकते हैं, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में अगर आप जानते हैं, आपके पास नंबर है, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस जो कीट का जो प्रकोप होने की आशंका है तो उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद। इसका प्रकोप क्या यहाँ भी रीवा में भी हो सकता है, या ये कुछ कहा नहीं जा सकता। असल में क्या है, ये हमने आपको बताया ना कि ये हवा के रुख पे डिपेंड करेगा कि हवा का डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अभी आज देखिए दिन भर में हवा 2-3 बार चेंज हुई है। कल तो ठीक है, पछुआ हवा बह रही थी, आज 2-3 बार सुबह से हवा चेंज हुई है। तो ये हवा के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जहाँ से आ गया है वहाँ से उठेगा तो वहीं के लोग बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन जा रहा, तो हमको आपको पता चल पाएगा। कितनी संख्या में रहते हैं इनका सबसे जो छोटा दल बनता है वो लगभग 1.5 करोड़ का होता है, 1,50,00,000। और अगर इनका मौसम इनके अनुकूल हो जाए तो एक दल में ये इनकी संख्या 8 करोड़ हो सकती है। और जब ये अगर कहीं बैठते हैं तो ये लगभग लंबाई गुणे चौड़ाई में 3x5 किलोमीटर के लंबाई गुणे चौड़ाई में पूरा ये उनका दल जो है वहाँ बैठ जाता है। और वहाँ पे जो भी हमारी फसलें हों या जो हरी चीज़ें हों, चाहे पेड़ हों, पौधे हों, झाड़ी हो, झंकड़ हो, वो सबको जो है रात भर में चट कर जाते हैं। एक अहम सवाल है सर आपसे, और कि ये कब से इसका प्रकोप कब से शुरू हुआ है, और इसके बचाव को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि अपने मध्य प्रदेश में जो इसका प्रकोप शुरू हुआ है, वो बॉर्डर जो अपने मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है, उधर ग्वालियर है, शिवपुर है, मुरैना है, मंदसौर है, नीमच है, देवास है, हरदा है, बैतूल है और रायसेन है। तो इस एरिया में प्रकोप इनका पिछले लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से है। क्योंकि अभी पश्चिम की तरफ से इनमें दल कई हमने बताया ना, तो जो अभी हमारा दल तो इधर से आया, जो है बुंदेलखंड रीजन से आया, और जो इधर वाला चल रहा है रायसेन वगैरह इस साइड में चल रहा है, तो वो जो है वहाँ से राजस्थान से जो है उसमें भीलवाड़ा वाला एक क्रमांक दल बना हुआ है, तो वो वहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये कई जगह से इनकी जो है एंट्री है। और इसमें काफ़ी दिन से मतलब हम जैसे अपने कृषि विज्ञान केंद्र रीवा द्वारा पिछले जो है 4-5 रोज़ से व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारे 3-4 व्हाट्सएप चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, उनके माध्यम से करीब 1000-1200 किसानों को बताया गया है। एक हमारा किसान मोबाइल संदेश चलता है, उससे भी हमने जो है पिछले शुक्रवार को 42,000 किसानों को जो है SMS हमने किया, रीवा के 42,000, जिससे लगभग 1,15,000 किसान उससे जो है फ़ायदेमंद उनको जानकारी मिलती है। तीसरे, अखबार के माध्यम से पिछले 2 दिन से जो रीवा के जो बड़े और छोटे जो अखबार हैं, सब में इनको जो है एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे इनको जो है इनका कैसे प्रबंधन करना है। वो चाहे यांत्रिक हो, जैविक हो, रासायनिक हो, या क्या कहेंगे दूसरी भाषा में देसी विधि से हो, तो किस तरह इसको ये कर सकते हैं। और बाकी प्रशासन की जहाँ तक बात है, तो प्रशासन का एक अलग उनका ये इसमें सहयोग होता है। जब इस तरह की बात आती है तो कृषि विभाग और ये जो कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आपस में मिल के, जिला प्रशासन मिल के जो है उसमें फिर आगे उस कार्यक्रम में भाग लेके उसको जो है नियंत्रित करता है। धन्यवाद। महामारी के साथ चिलचिलाती धूप ने व्यापारियों को किया हलाकान। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के चौथे चरण में रीवा जिले की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक व्यापार करने की छूट दी गई है, मगर बाजार अभी भी सुस्त है।
जिसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक मंदी मानी जा रही है। साथ ही इस बढ़ते पारे ने ग्राहकों के कदम तकरीबन रोक ही दिए। जानकारी के मुताबिक इस समय पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। वहीं गर्मी अपने सवाब में तेवर दिखा रही है। हकीकत में कोई भी इस चिलचिलाती धूप में बाहर नहीं निकलना चाहता, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा रहता है। जबकि गर्मी के दिनों में बाजार में ज़्यादातर शाम को रौनक दिखाई देती थी, मगर लॉकडाउन के चलते बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बाजारें शाम 7 बजे तक संचालित की जा रही हैं। ऐसे में रीवा के व्यवसायी दबी जुबान में सरकार व प्रशासन से समय की कुछ रियायत चाहते हैं। वहीं व्यापारियों ने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि दुकान खुलने के लिए सुबह की बजाय अगर शाम को कुछ देर तक और रियायत दे दी जाए तो ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी राहत की सांस मिलेगी। वहीं इस तपती दोपहर से भी लोगों को निजात मिल सकेगी। जो हमारा लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलने का टाइम 10 से 6 सरकार दी है, तो क्या है कि 10 से 6 10 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता इतनी गर्मी में। उधर 4 से 5 से लोग निकलना शुरू करते हैं, 6 बजे मार्केट बंद हो जाता है। अगर 6 का इस जगह में 8 बजे का सरकार टाइमिंग करती है तो जो व्यापारी वर्ग हैं यहाँ पे जो दुकानें चला रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पहले भी 9:30 तक हमारा टाइमिंग होता था। तो लॉकडाउन के चलते अगर 1-1.5 घंटे ना भी चले तो कम से कम 8 बजे तक चलेगा तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उधर 6 बजे से ही कस्टमर निकलना शुरू होते हैं, लगभग 5-6 से। तो अगर सरकार इस बारे में ध्यान देती है व्यापारियों के लिए कि 8 बजे तक का भी टाइमिंग अगर करती है सरकार, तो हम लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा और कस्टमर के लिए भी ये रहेगा कि मतलब उनको धूप में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उधर 6 बजे से भी अगर 5 बजे से निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी 3 घंटे 4 घंटे का टाइमिंग रहेगा शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग के पास भी टाइमिंग रहेगा कि उधर हम 2 घंटे 3 घंटे अगर ज़्यादा मिलते हैं तो बेनिफिट ही होगा। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्राहकी नहीं रहती सर, इसलिए क्योंकि सुबह क्या है, इस समय काफ़ी गर्मी का मौसम है और सुबह 10 बजे से तो 11 बजे तक फिर भी ठीक है कि कुछ आते हैं कस्टमर, मगर 12 बजे के बाद तो बिल्कुल ही बाज़ार में थोड़ा सन्नाटा रहता है। और जैसे ही 4-5 बजे मौसम ठंडा होता है और कस्टमरों की आने की बाज़ार में थोड़ी चहल पहल दिखती है, उसके बाद बंद करने का समय हो जाता है। तो उस कारण से कस्टमर भी काफ़ी उस समय परेशान होते हैं, कई वापस लौट जाते हैं और बाज़ार में भी सब लोग प्रशासन और उसकी कड़ाई को देख के बंद करके जाना पड़ता है। अगर टाइम इधर 6 के बाद बढ़ा दिया जाए हाँ, तो वो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। भले सवेरे का टाइम अगर ये लेट कर दें हो जाए और इसके बाद फिर शाम को 8 बजे तक का भी समय हो जाए, तो क्या है 5 बजे के बाद जैसे मौसम सामान्य रहता है तो कस्टमर भी मार्केट में आ सकेंगे, कस्टमर को भी सुविधा होगी और दुकानदारों का व्यापार भी। देखिए, लॉकडाउन के बाद बिजनेस में तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, ठीक है ना। कस्टमर घर से निकल ही नहीं रहे हैं, गिनती के कुछ कस्टमर निकल रहे हैं, ठीक है ना। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि दोपहर में कस्टमर बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। और जो कुछ निकलते हैं शाम को, तो शाम को मार्केट बंद हो जाती है 6 बजे। तो हम सब व्यापारियों का ये कहना है कि भाई 2 घंटे इसको और बढ़ा दिया जाए, 6 की बजाय क्या है 8 बजे दुकानें बंद हो, तो उनमें व्यापारियों को क्या है बहुत ज़्यादा ही राहत मिलेगी। सर, इस समय ग्राहकी तो बिल्कुल नहीं है। गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, टेम्परेचर इतना हाई है कि सुबह हम लोग 10 बजे खोलते हैं और 6 बजे क्लोज हो जाता है। तो दिन में तो कस्टमर कोई आता नहीं है। शाम के टाइम जब संध्या होती है तो कस्टमर आने का टाइम होता है, लेकिन उस समय शासन जो है दुकानें बंद करा देती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर 8 बजे तक ये बढ़ा दिया जाए, 2 घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए शाम के टाइम, तो हो सकता है व्यापार में कुछ चेंज हो जाए, हम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पुखरी टोला में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुखरी टोला स्थित उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब मोहल्ले में एक महिला की लाश पड़ी देखी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कराकर शव का पीएम कराने अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के संबंध में थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि पति पत्नी उमरिया पाली के निवासी हैं जो यहां मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। बीती रात पति पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद सुबह महिला का शव बरामद किया गया।
पति की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। मैं उमरिया का रहने वाला हूँ। घटना कुछ नहीं हुई है, बस अचानक ही थोड़ा सा बातचीत हुई है। वो थोड़ा बाहर गया, बाहर से आया अंदर तो वो बुक कर रहा था, समझ में नहीं आया, फिर आवाज़ नहीं निकाल रहा था। मजदूरी करता हूँ, ये हो गया जहाँ मिल गया तहीं। क्या नाम है आपका? ब्रजलाल सिंह। पत्नी गोड़। पत्नी का है राजकुमारी सिंह। पुलिस को बस यही सूचना, एम्बुलेंस रात में बुलवाया, फिर बोले कि नहीं हो गया, बिछे थाना से बोल रहे हैं, बिछे थाना, तो वो बोले कि नहीं समान थाने से फ़ोन लगा। अभी सुबह करीब नहीं तो 4-5 बजे। ये समान अंतर्गत ये पोखरी टोला अम्बेडकर नगर में एक इवेंट प्राप्त हुआ था 100 को कि कोई यहाँ शव पड़ा हुआ है कमरे में। यहाँ से देखा तो आसपास के लोगों को पता चला कि ये पाली उमरिया में रहने वाले पति पत्नी थे, इसी कमरे में रहते थे। और कल रात को इसका पति बता रहा कुछ से विवाद भी हुआ था और इसने ऐसी कोई घटना नहीं की है। शव में चोट कोई ऐसे निशान नहीं पाए गए हैं। अब इसको अभी यहाँ से पीएम पंचनामा कराकर पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद इससे स्पष्ट होगी आखिर हुआ क्या। और राजकुमारी सिंह गोड़ नाम है पत्नी का, पति का नाम ब्रजलाल गोड़ है। अभी तो चूँकि शव में कोई ऐसे चोट के निशान नहीं पाए गए हैं तो कुछ कहना स्पष्ट नहीं है अभी कि क्या है। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कह पाना भी। पकड़ी गई नशीली कप सिरप। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गई 720 सीसी अवैध नशीली कप सिरप, जिसकी कीमत तकरीबन 89,000 रुपये बताई जा रही है। कप सिरप के साथ ही एक कार के साथ ही आरोपी अरुणेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी शुभम श्रीवास्तव मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि अमैया स्थित बड़ी दरगाह कब्रिस्तान के पास एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की तलाशी ली तो 6 पेटी नशीली कप सिरप पाई गई, जिसके बाद आरोपी अरुणेश तिवारी को वहीं से गिरफ्तार करते हुए कार व अवैध कप सिरप को जब्त किया गया है। हालांकि मौके से मेन आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो आपका अमैया के पीछे कब्रिस्तान है वहाँ पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है और उसमें कुछ लोग कोरेक्स कप सिरप का यहाँ वहाँ जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जाके मौके पर तस्दीक की गई तो एक लड़का गिरफ्तार किया हमने, जिसका नाम है अरुणेश तिवारी। लगभग 6 पेटी कोरेक्स कप सिरप हमको मिला है उसके पास से, और एक आरोपी मौके से फरार हो गया था जिसका नाम शुभम श्रीवास्तव है। शुभम श्रीवास्तव ही यहाँ पर माल जहाँ से भी लेके आया था वो, और जिसको रीवा में ही डंप करना था कहीं। जैसे ही शुभम श्रीवास्तव मिलेगा तो सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लगभग इसकी कीमत 1,20,000 रुपये के आसपास आंकी जा रही है। सिलपरा गंगापुर लिंक निर्माण समेत आवासीय क्षेत्र से गुजरने वाली टावर लाइन के विरोध में लामबंद होंगे स्थानीय लोग। सिलपरा स्थित निजी कंपनी द्वारा कराए जा रहे टावर निर्माण समेत सिलपरा गंगापुर लिंक रोड के विरोध को लेकर स्थानीय लोग विरोध जताने के मूड में आ चुके हैं और वहां के स्थानीय किसानों का कहना है कि इस बात का पुरजोर विरोध किया जाएगा तथा टावर लाइन के साथ सिलपरा गंगापुर लिंक रोड निर्माण का कार्य तभी होगा जब प्रशासन यहां से किसानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी। उसके पूर्व यह कार्य संभव नहीं है। इस संबंध में स्थानीय किसानों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत स्थानीय नेताओं के साथ साथ प्रशासन को भी आगाह करा चुके हैं। इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन किसानों एवं स्थानीय लोगों की इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेता तो किसान उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किसानों का कहना है कि गुड़ से सिलपरा के बीच कराए जाने वाले टावर लाइन व सिलपरा गंगापुर लिंक रोड निर्माण से स्थानीय किसानों को भारी क्षति होगी, साथ ही बेशकीमती आवासीय व व्यावसायिक जमीन भी बर्बाद होगी। इस संबंध में अब स्थानीय किसान धरना प्रदर्शन व आंदोलन भी करने की तैयारी में है। इस मामले में किसानों का क्या कहना है, आइए हम आपको सीधे किसानों से ही रूबरू कराते हैं। 200 मीटर 250 मीटर मेन नहर ही, मेन रोड से मेन नहर, बीच में बस्ती है, किसानों की थोड़ा बहुत ज़मीन है, उसमें टावर भी है। वहीं से ये रोड ले जा रहे फ्लाईओवर, तो पब्लिक की इतनी क्षति है, 50 घर की बस्ती है, तो यहाँ पानी का बिल्कुल पानी भरा हो जाएगा। यहाँ तो पब्लिक के बिना उसालन मुआवजा दिए उसल जाएगी सर। यह टावर का काम हो रहा है, ये फ्लाईओवर का भी काम हो रहा है, ये जो माने पूरा काम यहीं से ये पूरी बस्ती होके जा रहा है। ये पता नहीं ये
चुनाव की राजनीति के क्या क्या है क्या नहीं है। हमारा विरोध ये है कि जो लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है उसको कहीं दूसरे जगह से कन्वर्ट करके दूसरा ऑप्शन खोज करके और बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जो हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई के बीच में 40 परिवार हैं, 40 परिवार का घर उजड़ रहा है। तो हम लोग खेती किसानी करने वाले आदमी हैं, उसी से जीविका चलती है। हम लोगों को जीविका का साधन खेती है और इसमें जो रिंग रोड बन रही है इसमें कम से कम 5 परिवार का घर उजड़ जाएगा और ज़मीन पूरी चली जाएगी। इसलिए सोच रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन कोई सरकार निकाले जिससे कि हम लोगों को जीविका का साधन बचा रहे और सरकार का भी काम न रुके। तो पूर्व में कितने 5-6 सर्वे किए गए थे, उस सर्वे में जो सर्वे में मतलब यह है कि लोगों का नुकसान न हो, उस सर्वे में लिंक रोड बनाया गया। गांव वालों का सबका यही विरोध है, सार्वजनिक विरोध है, ये व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन हम लोग को व्यक्तिगत ये है कि 5 भाइयों का घर उजड़ रहा है, इसलिए हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार दूसरी जगह से रिंग रोड का निर्माण करे, हम लोगों को कम से कम जो घर बना हुआ है वो बचा रहे। अगला स्टेप हम लोग लड़ाई आगे तक लड़ेंगे, जहाँ तक हमारी बस चलेगा वहाँ तक लड़ेंगे। सरकार से ये है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती, हम अभी गृह मंत्री को पत्र भेज चुके हैं, प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं, नितिन गडकरी साहब को भेज चुके हैं और शिवराज सिंह साहब को भेजे हैं और ये कलेक्टर साहब को भेज चुके हैं, कमिश्नर साहब को, और यहाँ एसडीएम साहब को पत्र हमारा सब तक पहुँच चुका है। इसके बाद भी अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। हमारा नाम रमेश कुमार द्विवेदी, सिलपरा। देखिए, रीवा लिंक रोड के लिए जो निर्माण कर रहे हैं सिलपरा से गंगापुर ओवरब्रिज का, ये जो मेन नहर है महासागर की, उसके ऊपर से कर रहे हैं। जहाँ से इस लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है उस नहर की ऊंचाई वहाँ पे 40 मीटर है, लगभग 60 से 70 फीट। और जब ये बनेगी, ओवरब्रिज बनेगा, तो वो 80 से 90 फीट का होगा ऊंचाई, और उसकी जो ऊंचाई को कवर करने के लिए 2 किलोमीटर का स्लोप लेंगे। और जो वहाँ पे जो नहर की जो चढ़ाई है वो लगभग 150 फीट होगी, 60 मीटर के समथिंग। इतना विशाल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे पानी का दबाव सबसे ज़्यादा है। अगर उस समय भारी वाहनों से मेन नहर को, कैनाल को थोड़ी सी भी क्षति होती है, क्योंकि कैनाल का जो बनाया गया है वो अंदर की तरफ सीमेंटेड है, लेकिन बाहर पूरा मिट्टी से बनाया गया है। और जल का भराव लगभग 1200 क्यूबिक घन मीटर प्रति सेकंड वहाँ पर पानी बहता है, जिससे आपका टरबाइन चलता है। जब वहाँ अच्छा दबाव होता है तो टरबाइन चलता है, विशाल टरबाइन चलता है। अगर वो थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो ये आसपास के 10 गांव उसमें बह जाएंगे, क्योंकि अगर वो चाहेंगे भी बाढ़ सागर के लोग कि हम पानी बंद कर दें तत्काल, तो पानी नहीं बंद होता। पानी बंद होता है कहाँ से? आपका बिहिया के पास जो डैम है, वहाँ से यहाँ तक का पानी इतना रहता है कि वो आसपास के 10 गाँव को डुबा देगा। हमारा विरोध ये है कि आप विकास के लिए अगर ब्रिज बनाना ज़रूरी है, लिंक रोड बनाना ज़रूरी, तो ऐसी जगह से बनाइए जहाँ पे नहर की ऊंचाई ज़मीन लेवल की, एक मतलब 20-200 मीटर आगे भी नहर की ऊंचाई बिल्कुल ज़मीन लेवल की है। और 1-1.5 किलोमीटर पीछे गंगापुर का जो पूर्व में सर्वे हुआ था, वहाँ पे भी जो नहर की ऊंचाई है बहुत कम है। उससे सरकार का राजस्व भी बचेगा और इसमें जो है खर्चा है लगभग 50 करोड़ के आसपास। अन्न कहीं से भी ले जाएंगे तो मुश्किल से 5 करोड़ बहुत मुश्किल होगा जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जहाँ से ये पुल निकल रहा है वहाँ पे आबादी है, लोगों के घर फंस रहे हैं, लोग पुश्तैनी वहाँ से रह रहे हैं, 40-50 लोग वहाँ पे हैं, 5-6 परिवार हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो अगर विकास करना है तो विकास किसी मनुष्य की जीवन को खतरे में डालते हुए तो ना करें तो बस अच्छा होगा। इस विषय के लिए हम लोगों ने यहाँ के विधायक शुक्ला जी से भी बात की है, दिव्यराज से भी हम लोगों ने बात की है, हमने कई जगह मेल भी किया है, पर अभी कोई रिस्पांस भी नहीं आया। हमारा सबसे जो चिंता का विषय है कि जो MPRDC इस ब्रिज का निर्माण कर रही है, वो आज तक हमें ये भी नहीं बताया कि एग्जैक्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो हमें हमारी चिंताओं का समाधान भी करें। ना वो आते हैं, ना बताते हैं, चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। सबसे खतरनाक ये है कि जो बाढ़ सागर परियोजना बनी हुई है लगभग 1,500 करोड़ की, अगर वो कैनाल डैमेज होती है तो पूरी की पूरी परियोजना ठप हो जाएगी। हम व्यक्तिगत रूप से 2-3 इंजीनियरों से हमने बात की है, तो उन्होंने भी कहा है कि ये कैनाल जो बना रहे हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग दोनों कैनाल के तरफ जो ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं 150 फीट का होगा, उस पर कैसे बनाएंगे? कौन सा, क्या वो विदेश की कोई हाई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं?
और इस छोटे से काम के लिए लिंक रोड 2 किलोमीटर जोड़ने के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये शंका है हम लोगों की कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीति हो रही है क्या, किसी विशेष व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए सब किया जा रहा है। अगर विकास करना है तो मिनिमम कॉस्ट पे करिए, लोगों का मिनिमम नुकसान हो, कम से कम लोगों की हानि हो और विकास हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये रिंग रोड बना है, इसमें लोगों के जहाँ घर फंस रहे थे तो उन्होंने रोड को घुमाया है। ये क्षेत्र था, यहाँ पे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना था उनको, भूमि पूजन हुआ था यहाँ पे, लेकिन सिर्फ बोला गया कि डॉक्टरों ने विरोध किया तो ये यहाँ से चला गया। सिलपरा गांव को जब भी मिला है तो ऐसी चीज़ मिली है जिससे यहाँ का नुकसान हो। माठ सागर मिला, यहाँ इतनी ज़मीन किसानों की ले ली गई है कि वो बिल्कुल लगभग भूमिहीन की कटार में है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये टावर हैं, बड़े बड़े टावर जा रहे हैं जिनसे बस्तियाँ बनने इनके नीचे संभव नहीं, और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी इतना अवसर मिले जिससे हम लोग अपनी जगह पे रहें और अपना जीवन आसानी से जी सकें। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर आपको विकास करना है तो ऐसा करिए कि जिससे लोगों को नुकसान हो और सरकार का भी राजस्व कम से कम हो। एजी कॉलेज तिराहे से विक्रम पुल के बीच कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में हो रहा भ्रष्टाचार। जनता दल सेक्युलर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह ने हो रहे सड़क निर्माण को घटिया बताया है और कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा था जिसे निरस्त किया गया था, लेकिन अब फिर से भाजपा सरकार में घटिया कार्य कराया जा रहा है। विक्रम पुल से एजी कॉलेज पड़रा तिराहे तक में लगभग 800 मीटर एरिया पर 22 लाख की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा कांग्रेस कार्यकाल में 25 दिसंबर 2019 को सड़क का निर्माण कराया गया था, जो रात्रि में ही 10 घंटे के अंदर पूरी तरह से सड़क उखड़ गई थी, जिसको लेकर जनता दल सेकुलर ने सैकड़ों साथियों के साथ, समाज सेवियों के साथ कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा था। कलेक्टर रीवा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया था, जिसमें पूरी तरह से उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया था और ये आदेश जारी हुए थे कि नए सिरे से अब गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में 24 एवं 25 मई की दरमियानी रात्रि पुनः उसमें पतला लेप लगा करके जैसे घाव में मरहम लगाते हैं और गड्ढे पाटे गए हैं और बिना किसी टेंडर के, बिना गुणवत्तापूर्ण कार्य के ये निर्माण कराया गया है, जो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों पर आरोप लगाता हूं कि एक भ्रष्ट है तो दूसरी महाभ्रष्ट है। इस तरह से घटिया निर्माण हो रहा है और पूरी तरह से जिला प्रशासन सोया हुआ है और जो यहाँ के सत्ताधारी सफेदपोश नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं वरिष्ठ एजेंसी से जांच की मांग करता हूं, कार्रवाई की मांग करता हूं। गौ अभ्यारण्य केंद्र का हाल बेहाल, खाने के अभाव में जान गंवा रहे हैं बेजुबान। गौवंश की सुरक्षा के लिए सिमरिया में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में लगातार बेजुबान जानवर अपनी जान तड़प तड़प के देने को मजबूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जिम्मेदारों की लापरवाही मानी जा रही है। इतना ही नहीं, मानवीयता की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां गौ अभ्यारण्य केंद्र में कई मृत जानवर पड़े देखे जा रहे हैं। देखिए, बरसावन मामा गौशाला वन विहार जो बनाया गया है उसमें हजारों की तादाद में गाय वहाँ रह रही हैं। तो वर्तमान में आज की जो घटना और आपको वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो को देखने से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि विगत कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हुए हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था या रख रखाव जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के संचालनकर्ता जिसके कंधों पर सिमरिया गौशाला की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया, तो हजारों की तादाद में जो गायें हैं वो गायें खुले में घूम रही हैं। उनका भरण पोषण, उनके प्रति भोजन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। जब गौशाला के अंदर प्रवेश किया गया तो गौशाला के अंदर देखा गया कि कई दिनों से मृत जीव पड़े हुए हैं, गाय छोटे छोटे बछड़े मृत पड़े हैं। तो उसे भी यह प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य महकमा वहाँ नहीं पहुँचा और साथ में जब जीव गाय बछड़े मृत हो गए तो वहाँ से हटाया नहीं गया। यदि कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हैं, यदि हटाया नहीं जाता है तो अन्य जीवों, अन्य छोटे छोटे बछड़ों पर भी संक्रमण बीमारी बड़ी तेजी से फैलेगी। इससे यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि वहाँ का जो रख रखाव है, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, वो पूर्णतः संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदना नष्ट हो गई है गायों के प्रति, जीवों के प्रति। तो हमने माननीय विधायक सिमरिया जी से अनुरोध किया है कि उस विषय विकास के पथ पर जो अग्रसर हैं
वो सिमरिया विधानसभा के उस बसावन नामा वन्य विहार ट्रस्ट को भी देखें, व्यवस्था को भी देखें, ताकि जीव जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर मृत हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगे व जीवों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और उनके प्रति सजगता के साथ निगरानी करें और देखें कि जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं उनको अव्यवस्थाओं को रोका जाना चाहिए। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मनाई गई ईद, मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा कर कोरोना से निजात की मांगी दुआ। प्रकृति का प्रकोप, धरती पर बरस रही अनेकों आफत, अब टिड्डियों का हमला बन सकता है बड़ी मुसीबत। महामारी के साथ चिलचिलाती धूप व गर्मी ने व्यापारियों को किया हलाकान। और समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरी टोला में महिला की मिली लाश। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त।